सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, ये मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आया हूँ, 200 प्लस एमसीक्यू सीरीज। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए मैं ये चैनल स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम क्या करें, किस तरीके से करें कि हमारी रिवीजन हो जाए। तो ये एमसीक्यूज 1 मार्कर्स की सीरीज है, लेकिन मैं आपको इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन कराऊंगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन से ये बेनिफिट होगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज होगी जो नहीं समझ आई होगी उस टाइम पे, अब आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगी। 200 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, सबके डिटेल सॉल्यूशंस रहेंगे, तो सारे चैप्टर्स आपके कवर भी हो जाएंगे और आपकी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। साथ के साथ मैं फॉर्मूलाज भी बताता जाऊंगा, और आप जानते हैं फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा यहां से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और n आपका ऑर्डर होगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर ये याद हो गया तब आप ये क्वेश्चन लगा पाओगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, इस बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये दो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सेकेंड चीज देखिए, यह 2025 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह 2025 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिखो या ये लिखो, दोनों बातें सेम है। क्या करा? कंपेयर कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ गया? 2025 के इक्वल आ गया। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए प्लस एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अभी अभी पता चला है डिटर्मिनेंट ए कितना? 2025। एडजॉइंट ए कितना? ये रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, और इस क्वेश्चन में आप देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, 3 इंटू थ्री का ऑर्डर दिया हुआ है। तो 3 इंटू थ्री का ऑर्डर दिया तो n की वैल्यू 3, 3 माइनस वन कितना हो गया? 2। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर यानी 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ये दो फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चा क्वेश्चन। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी का ऑर्डर दिया हुआ है। एक्स का ऑर्डर 2n, वाई का ऑर्डर ये, जेड का ऑर्डर ये, डब्ल्यू का ऑर्डर ये, पी का ऑर्डर ये दिया हुआ है। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और उसके बाद एडिशन भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले पी का ऑर्डर देखते हैं। पी का ऑर्डर देखो कितना है, पी इंटू के। वाई का ऑर्डर कितना है? वाई का ऑर्डर 3 इंटू के प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू थ्री। उसके बाद p का ऑर्डर कितना है? y का, फिर से y का ऑर्डर कितना है? अभी लिखा 3 इंटू के। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होंगी। रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का कि पहले वाले का कॉलम सेकंड वाले की रो इक्वल हो। मैंने रिजल्ट लिख लिया k इज इक्वल टू 3। सेकंड देखो, p इक्वल्स टू, p आ गया ये रो और ये आ गया कॉलम। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो पी के। ठीक है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और एडिशन भी पॉसिबल है। तो पहले पी का ऑर्डर लिख लेते हैं। पी का ऑर्डर कितना है? पी इंटू के। वाई का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है? एन इंटू थ्री। फिर वाई का ऑर्डर कितना है? अभी लिखा है वाई का ऑर्डर 3 इंटू के। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है
तो इसका मतलब इसका कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल होंगे, तो यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसको नोट कर लेते हैं। अब अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो ये इक्वल हो गए और ऑर्डर जो आएगा वो p इंटू के आएगा। सेकंड देखो 3 3 के इक्वल है, बिल्कुल सही। अब जो ऑर्डर आएगा वो n इंटू के आएगा। अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन का रूल ये होता है कि रो रो के इक्वल होना चाहिए, रो रो के इक्वल मतलब p इक्वल टू n, और कॉलम कॉलम के इक्वल होना चाहिए, कॉलम तो कॉलम के इक्वल है। इसका मतलब इस डिफाइंड कंडीशन से मुझे दो रिजल्ट मिले, k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n। ऑप्शन आपने देखा ही था, इसमें आंसर है। तो k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू n इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पढ़े आप fx इक्वल्स टू e की पावर x, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए आप जानते हैं f डैश x 0 से बड़ा, डिक्रीजिंग के लिए f डैश x 0 से छोटा, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x 0 से बड़ा। तो f डैश x 0 से बड़ा मतलब e की पावर x, क्योंकि देखो fx e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होगा। अब बात करते हैं e की पावर x 0 से बड़ा। ये फंक्शन 0 से बड़ा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, x पे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं e की खुद की वैल्यू क्या होती है। e की खुद की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। अब आप देखें कि आप इसके अंदर x की वैल्यू डालें तीन तरीके से। एक बार x 0 से छोटा डालें, एक बार x 0 के बराबर डालें, और एक बार x 0 से बड़ा डालें। जैसे ही आप x 0 से छोटा डालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, कोई भी ले लो, तो ये आपको क्या करेगा e की पावर 2। अब भी तो ध्यान से देखो ये 0 से बड़ा आ रहा है। अब आपने x की वैल्यू 0 डाली, 0 डालने पर आंसर 1, अब भी तो ये 0 से बड़ा ही आ रहा है। अब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी डालो, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो 4, तब भी तो आंसर 0 से बड़ा ही आ रहा है। तो आपके हर केस में ये आंसर 0 से बड़ा ही दे रहा है, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव। इसका मतलब therefore x belongs to माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो आपका फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट a कितना दिया हुआ है 5, कह रहा है a का डिटर्मिनेंट 5 है, और आपका a और b कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो a और b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगा कि a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा और b का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। चलिए ये गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर आप लगा लीजिए होल पे। अब बी इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट। फिर बी इनवर्स को मैं 1 में बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि इनवर्स तो उसी का ही आएगा, ए और बी। बस डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, क्योंकि देखो ना 5 डलेगी यहाँ पे वैल्यू, गिवन है हमारे को, ये हमें गिवन है कि ए डिटर्मिनेंट आपका 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए। n की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। इसको नीचे ले आओ x की पावर n को, तो ये हो गया y बाय x की पावर n। log a माइनस log b किसी का फॉर्मूला होता है, log a माइनस log b क्या होता है, log a
बाय बी, ये याद कर लेना बस। log y माइनस log x, log y बाय एक्स प्लस 1। अब सीधा आंसर देख रहा है, ये y बाय एक्स आ रहा है, तो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कट गया, y बाय एक्स। यहाँ भी लैम्डा y लैम्डा x, अगर n की वैल्यू 1 होगी तभी ये फंक्शन होमोजीनियस होगा। तो इसका जो आंसर है वो n की वैल्यू 1 है। लेकिन पेपर में कैसे करना है, अगर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं होमोजीनियस के, तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, y की जगह आप लगा दीजिए लैम्डा y और x की जगह लगा दीजिए आप लैम्डा x। अगर मान लो ये 2 नंबर में आता तो ऐसे करते, y की जगह लैम्डा y, पुट y इक्वल टू लैम्डा y और x इज इक्वल टू लैम्डा x। बस log y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x प्लस लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब देखो ये आ गया लैम्डा y, ये लैम्डा x की पावर n है, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, लैम्डा की पावर n, x की पावर n, log y बाय x प्लस 1। अगर n की वैल्यू 1 होगी तभी तो लैम्डा कट पाएगा, और लैम्डा कट गया तो ये होमोजेनियस बन गया। बस, तो देयरफॉर लैम्डा नीड सॉरी n नीड टू बी इक्वल टू 1, n need to be equal to 1. This is the final answer. Question number 6. 2 पॉइंट दिए हुए x1 y1 x2 y2 और एक x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको रिलेशन निकालना है x1 y2 का। चलिए, कोलिनियर का एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के फॉर्म में, x1 y1 1, x2 y2 1, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 1 इक्वल्स टू 0। ये कोलिनियर की कंडीशन बन जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 होगा कोलिनियर के केस में। ये 3 पॉइंट थे, बस सेम कॉन्सेप्ट लगा देना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल रख के आपका x1 और y2 में रिलेशन आ जाएगा। देखिए कैसे, हाँ x1 छोड़ा y2 माइनस y1 माइनस y2, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे, x1 रखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर बीच में लगेगा माइनस का, यहाँ लगता है प्लस, यहाँ लगता है माइनस, यहाँ लगता है प्लस, ऑल्टरनेट लगते हैं साइन, माइनस y1, इसको छोड़ा यानी बीच वाली कॉलम ऊपर वाली रो, 1 इंटू 2 1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1, इसको छोड़ा x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2 माइनस x2 y2 इक्वल्स टू 0। ये 0 में चला गया। अब ये आ गया x1 y2 माइनस y1 x1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1। इजी करने के लिए मैं पहले x को लिखता हूं, फिर बाद में y को लिख लूंगा, माइनस x1 y1 माइनस माइनस प्लस, यहां भी प्लस आएगा, x2 y1 प्लस x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2 माइनस x2 y2। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये आपका x2 y2 है इक्वल्स टू 0। चलिए अब देखिए x1 y2 कैंसिल हो गए, x1 y1 नेगेटिव का x1 y1 पॉजिटिव का कैंसिल हो गए, x2 y1 नेगेटिव का x2 y1 पॉजिटिव का कैंसिल हो गए, x2 y1 पॉजिटिव का एक मिल गया x2 y1, x2 y2 कैंसिल हो गए, एक बच गया x1 y2, बस ये उधर जाके 0। आपको x1 y2 की वैल्यू चाहिए, x1 y2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x2 y1। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। उसका जो डायगोनल होता है
मेन डायगोनल, वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो जो मेन डायगोनल होगा, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 क्यू सिमेट्रिक में, ये आपको याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल एलिमेंट 0, तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। नेक्स्ट क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके दूसरे एलिमेंट है, एक अपर ट्रायंगल में आने वाले, एक लोअर ट्रायंगल में आने वाले, इसके जो ऊपर वाले और ये वाले मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन इनके साइन अलग अलग होंगे। जैसे ये 1 है, ये -1 है, ऐसे ही ये C है, ये 2 है। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो C की वैल्यू कितनी होगी? -2, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है और आपकी साइन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे -3 आएगा, पहले से ही -3 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। जैसे ही हम b की वैल्यू 3 डालेंगे, ये 3 हो गया, -3 हो गया। यही के बात कहता है। अब a प्लस b प्लस c तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 -2, c की वैल्यू पहले डाल दी, b की वैल्यू बाद में डाल दी, -2 + 3 कितना आंसर आया? 1 आया। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, दिया हुआ है 1/4, ए का कॉम्प्लीमेंट अपन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जिसमें हमेशा ध्यान रखना ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ये आपको फाइंड करना होता है। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, फाइंड दिस व्हेन दिस इज गिवन। चलिए, इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो डिनोमिनेटर में है वही एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए आपको फाइंड करना होता है और बी आपको गिवन होता है। चलिए, एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये दूसरा फॉर्मूला। एक ही आपको बात पता होनी चाहिए कि probability of A का कॉम्प्लीमेंट equals to 1 minus probability of A। किसी इवेंट के होने की प्लस में किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है बस, और तब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला मेरे सामने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट की तो वैल्यू मुझे दी हुई है, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप पहले ये समझो कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट जब आपको नहीं पता होता, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट जब आपको नहीं पता होता तो आपको क्या करना होता है? इसके लिए 11th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बातें सेम है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बातें सेम है। तो हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को मैंने बोल दिया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और अभी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस लगा दिया फॉर्मूला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें इंटरसेक्शन दिया, हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है?
कॉम्प्लीमेंट 1/2 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 1/2 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट 2/3 दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, 1 - 2/3 विच इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4, एलसीएम ले लेंगे 12, 2 6, 3 4 12, 4 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, 7/12, तो इसका आंसर आ गया 7/12। चलिए यहां पे डालेंगे आंसर, तो 1 - 7/12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट 2/3, 5/12 इंटू 3/2, 3 4 12, 5/8। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हिडन कंसेप्ट है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो ये आपके लिए फायदा करेगा। आगे क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगते हैं, तो सिर्फ एक नंबर के हिसाब से बताना होता तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन बता देता इसका, कि हाँ जी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, यूनियन आ गया, वहां से यूनियन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको डिटेल नॉलेज हो जाए इसकी, नोट कर लो। पी वेक्टर दिया हुआ है, क्यू वेक्टर दिया हुआ है, एंगल निकालना है, अल्फा निकालना है। जब एंगल ऑब्ट्यूज दिया हुआ है, व्हेन द एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज देखिए, ऑब्ट्यूज का क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको कंडीशन पता होगी ऑब्ट्यूज और एक्यूट की, दोनों कंडीशन आप याद कर लो। कभी भी एंगल ऑब्ट्यूज होता है वेक्टर के अंदर, दो वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, तो आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट की कंडीशन याद होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब ए डॉट बी जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, और एक्यूट का मतलब ए डॉट बी जीरो से बड़ा होगा। ये दोनों वैल्यू आप याद कर लो, कभी ऑब्ट्यूज आएगा तो ऑब्ट्यूज वाला ऊपर वाला केस यूज करेंगे, एक्यूट आएगा तो नीचे वाला केस यूज करेंगे। चलिए अब कह रहा है ऑब्ट्यूज है एंगल इनके बीच का, तो ऑब्ट्यूज का मतलब कंडीशन लगाई, P डॉट Q लेस देन 0, ये वाली ऑब्ट्यूज वाली। P बताओ, 2 अल्फा स्क्वायर आई कैप माइनस 3 अल्फा जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप जे कैप अल्फा के कैप लेस देन 0। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई डॉट आई 1 होता है, ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर, जे डॉट जे 1 होता है, ये आ गया माइनस का 3 अल्फा, के डॉट के 1 होता है, ये आ गया प्लस का अल्फा। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लेस देन 0, 2 कॉमन लिया, अल्फा कॉमन लिया, अल्फा -1 लेस देन 0, 2 0 में चला गया, अल्फा अल्फा -1 लेस देन 0। अब ये आ गया लीनियर इनइक्वालिटी। बेटा लीनियर को बड़े आराम से सॉल्व करा जाता है, जल्दबाजी नहीं करी जाती। पहले लीनियर क्या, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ये कहां कहां पे जीरो बन सकता है, ये आपके पास दो टर्म है, एक अल्फा -1, अल्फा जीरो डालने पर जीरो बन जाएगा, और अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ 1 डालता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन सकता है, तो ये दो बार जीरो बन सकता है, एक बार अल्फा की वैल्यू 0 पे, एक बार अल्फा की वैल्यू 1 पे। अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बार 1 से बड़ी वैल्यू डालनी है, एक बार 1 से 0 से 1 के बीच में डालनी है, और एक बार 0 से छोटी वैल्यू डालनी है। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो 5 डाला, 5 - 1 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 पॉजिटिव है, तो जीरो बड़ा है 20 से, गलत, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव होगा, वेविकर मेथड, फिर ये पॉजिटिव हो गया। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 0 से 1 के बीच में 0.5, 0.5, 0.5 -1 नेगेटिव है, ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। ये देखा, -5 डाली, -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -5 -6, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम ना तो ये सॉल्यूशन लेंगे ना ये सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि हमारा साइन है लेस देन का, तो हमारे लिए सही सॉल्यूशन कौन सा है, 0 से 1 वाला। इसका मतलब आपकी अल्फा की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में, अल्फा जो बिलोंग्स करेगा वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10,
पढ़ लीजिए, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कभी भी आप किसी भी वेक्टर का, ये वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आप पता है क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये बात ध्यान रखना है हमेशा। ये एक छोटा सा रिजल्ट और देख लीजिए कि ए को जब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये याद कर लो, किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो या फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, दोनों बातें सेम है। यही रिजल्ट आपका हर जगह यूज हो सकता है। सेम केस ही तो है, ए वेक्टर की जगह मैंने ए प्लस बी ले लिया, तो ए प्लस बी का ए प्लस बी से डॉट। अब इससे कुछ निकल के आएगा रिलेशन, उसको ध्यान दी। पहले ए को ए से किया तो ए डॉट ए, प्लस ए को बी से किया ए डॉट बी, प्लस बी को ए से किया ए डॉट बी। अब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों बातें सेम है। फिर बी को बी से किया तो बी डॉट बी। अभी मैंने बताया कि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए डॉट बी कह लो या बी डॉट ए कह लो, एक ही बात है। तो ए डॉट बी और ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ये रिजल्ट आ गया। अगर प्लस होगा तो प्लस का रिजल्ट आएगा, और अगर माइनस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। अब अगर कभी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रखी हो और नेगेटिव पूछी हो, तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लो। कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, प्लस 2 ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी कैंसल आउट हो गए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिए और इसके हिसाब से फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, a के मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 25 का डबल कितना हो गया 50, प्लस का 25 उधर जाके माइनस का 25, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर 25 है, रूट हो जाएगा रूट 25, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें आप जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 पॉइंट दिए ओ आर क्यू पी, जो मैंने लिख भी लिए। इन चारों पॉइंटों को ऑब्जर्व करके कह रहा है आपको ये प्रूव करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट आर, दूसरा कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट क्यू, तीसरा कह रहा है वैल्यू ऑफ जेड इज आर एट आर इज लेस देन वैल्यू एट पी, और लास्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू इज लेस देन वैल्यू एट आर। तो देखते हैं, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब मैं इसकी जेड की वैल्यू निकालूंगा 0 0 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा। चलो 40 0 रखूंगा, 4 4 जा 160, इसका आंसर 160 आएगा। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, इसका आंसर 180 आएगा। और 0 रखा और 40 रखा तो इसका आंसर 120 आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्यू पे है। चार ऑप्शन एक बार दोबारा से देख लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट आर, नहीं ये तो गलत है। सेकंड, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ जेड इज एट क्यू, हाँ ये सही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ जेड एट आर इज लेस देन,
आर की वैल्यू जो है छोटी है पी से, नहीं आर बड़ी है, ये गलत है। लास्ट ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ जेड एट क्यू इज लेस देन वैल्यू एट आर, हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम वैल्यू एट क्यू। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार लगा लीजिए बच्चा इस क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखे, एक्स की पावर एक्स हो और 1 प्लस एक्स की पावर एन, समथिंग ऐसा कुछ हो, एक्स और 1 प्लस एक्स, हमेशा इसमें से एक काम करना है, जो ये एक्स की पावर 4 5 जो भी हो कॉमन ले लेना। तो जैसे ही मैं एक्स की पावर 4 कॉमन लूंगा, किस में से, रूट में से, तो रूट में से कॉमन लेते एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 भाग ले लिया तो यहाँ 1 बाई एक्स की पावर 4 आ गई, क्योंकि इसके पास तो थी नहीं पावर, और एक्स की पावर 4 भाग ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, इसके ऊपर पावर लगा दी 1/2। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे। जैसे ही मैं नीचे वाले को टी मानूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -4 + 1 इजिकल टू टी, और एक्स की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 एक्स की पावर -5, और 1 का क्या होता है 0, तो dx इजिकल टू dt। ये दो डेरिवेटिव अच्छे से याद कर लो, डी बाई डी एक्स की पावर n इजिकल टू nx n-1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, कोई भी k वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो 0 ही होगा उसका डेरिवेटिव। चलिए इसको कैसे लिख सकता हूं, dx अपन में x की पावर 5 इजिकल टू -dt/4। ध्यान से देखो ये dx अपन में x की पावर 5 है, इसको मैंने क्या कर दिया dt बाय, क्योंकि x की पावर 3 और x की पावर 2 दोनों का बेस सेम पावर है, x की पावर 5 ही होगा, तो ये हो गया t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 को ऊपर ले लेते हैं, तो ये जगह t की पावर -1/2। अब इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, t की पावर n या कोई भी वेरिएबल, इसकी पावर n, इसका फॉर्मूला होता है t की पावर n+1 अपॉन में n+1 + c। ये याद करना है आपको, जो यूज होते जाएंगे ना फॉर्मूले साथ साथ बताते जाऊंगा, उनको याद करते जाना। अब t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 + c, बस ये हो गया -1/4, -0.5 + 1 1/2 होगा, उसको ऊपर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, -0.5 + 1 0.5 होगा, तो ये हो जाएगा √t + c। 2 से कट गया 2 पे, आंसर आया माइनस का 1/2 रूट टी की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही 1/1 + 1/x की पावर 4 + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। और आप एक काम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट x की पावर -1/2 इंटू ds कभी भी आए उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद कर लो, √2√x, ये बहुत बार आता है, तो x की t की पावर -1/2 का डायरेक्ट हो जाता है 2√t। नोट कर लो, वैल्यू पुट कर दी, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दिए होते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो डेफिनेट के लिए एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, उस प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आपकी वैल्यू 0 से 2 पाई, जैसे यही ले लेते हैं 2 पाई 2a कुछ भी कर लो, 0 से 2 पाई है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) dx, सेम ऐसा ही, तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन चेक करना है, यानी कि x की जगह 2 पाई - x कर देना है, x की जगह 2 पाई - x कर देना है। अगर वो -fx के इक्वल आ जाए, यानी नेगेटिव फंक्शन के इक्वल आ जाए, तो आप इसकी वैल्यू जो बोलेंगे 0 से 2 पाई f(x) × dx इक्वल्स टू 0। इवन ऑड फंक्शन आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ये कंसेप्ट बताते हैं कि ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, इस तरीके से। तो अगर आप 2 पाई -x डालेंगे x की जगह, तो आपका आंसर माइनस में आ गया, तो नेगेटिव आने की वजह से आप ये बोल देंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0। चेक कर लेते हैं, 0 से 2 पाई बोला हुआ है, तो भाई फंक्शन क्या है मेरा f(x) इक्वल टू कोसेकेंट 7x, तो क्या लगाएंगे 2 पाई -x,
2 पाई माइनस एक्स लगाया, कोसिकेंट एक्स की जगह क्या कर दिया 2 पाई माइनस एक्स और उसकी पावर क्या कर दी 7। अब चेक कर लेते हैं 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी के हिसाब से कॉस और सीकेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंट यहाँ पे नेगेटिव होता है। 2 पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस का कोसिकेंट एक्स की पावर 7 एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स डालने पर। और अगर हम ध्यान से देखें तो कोसिकेंट एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाहर ले लिया, -1 बाहर ले लिया कोसिकेंट 7 एक्स और ये किसके इक्वल है अभी देखा एफ ऑफ एक्स के इक्वल। बस जैसे ही आपको पता चला कि ये आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स आप इसको बोल देंगे ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की वजह से आंसर 0 आएगा, ऑड फंक्शन की वजह से आंसर 0 आ जाएगा। चलिए बस तो देयरफॉर इसका आंसर कितना आ गया 0, डायरेक्ट बोल देंगे इसका आंसर 0 हो गया। एमसीक्यू में आता तो हम इसको एमसीक्यू में है तो हम इसको जल्दी से कर लेंगे और अगर ये वैसे बड़े 2-3 नंबर में क्वेश्चन में आता तो हम इसको ऐसे करते प्रेजेंटेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दोनों तरफ लॉग लगा देता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये y डैश आगे आ जाएगा लॉग ई। अब देखो ये कैसे होता है, कभी भी लॉग a की पावर b हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं b log a, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। और आप ये याद रखना लॉग e कितना होगा वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग e 1 होगी तो y डैश इज इक्वल टू लॉग x। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx, इसको आप dy बाई dx भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग x। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाली टेक्निक से, ये dx डिवाइड में इधर आके log x इंटू dx, बस अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम देखें 1 बाय x का log x होता है लेकिन log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx, बाई पार्ट कर रहे हैं तो आइलेट का रूल लगाएंगे, आइलेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले कौन आएगा लॉग आएगा, 1 को हमेशा हम सेकेंड प्लेस देंगे। अब देखिए ये कैसे होता है इसका भी समझ लीजिए कंसेप्ट, u इंटू वी अगर आप लगाएंगे u इंटू वी तो आप क्या करेंगे u को छोड़ा v का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन du बाई dx, v का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। अगर एक बार दोबारा समझा देता हूं कैसे होता है ये, आइलेट का जो बाई पार्ट का रूल लगता है वो कैसे लगता है, दो टर्म में आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करें जैसे ये मान ली u है और ये v है तो आपको क्या करना है, मान लो इसको आपने फर्स्ट माना इसको सेकंड माना है तो u छोड़ा v का इंटीग्रेशन dv माइनस होल का इंटीग्रेशन फिर u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आएगा दोनों का इन दोनों का आंसर आएगा उसका होल का इंटीग्रेशन, वो आपका बाई पार्ट लग जाएगा। अब यहां पे समझ के देखते हैं log x छोड़ा 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x माइनस होल का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 बाय x इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x dx, x से x कट गया, y इक्वल्स टू ये हो गया x log x, 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x प्लस सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल। जनरल क्यों है क्योंकि यहाँ पे c आ रहा है, अगर हमारे को x और y की वैल्यू दे देगा तो मैं उससे c की वैल्यू निकाल लूंगा और c की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएंगे।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका आइलेट है। पहला छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आया होल का इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 किसका ग्राफ है ये बताना है। साइन इनवर्स का है, कॉज इनवर्स का है, किसका है? तो देखो, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखता हूं और एक्स की जगह 1 डालता हूं, तो मैं एक चीज नोट करता हूं कि 1 कब होता है? साइन 90 पे। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो ये आंसर आ गया π/2। अब वो ये क्या शो कर रहा है कि y की वैल्यू कितनी है? π/2। y की वैल्यू π/2 कब? जब 1 डालने पर। ऐसा तो है ही नहीं, 1 डालने पर π/2 तो है ही नहीं। चलिए, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स का नहीं हो सकता। कॉज इनवर्स में चेक करते हैं। 1 डाला, कॉज इनवर्स, कॉस 0 पे होता है, तो y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहा है। x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। यहां देखो, ये वैल्यू π/2, x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू π/2 आ जाए, तो x की वैल्यू जैसे ही यहां 0 डालेंगे तो ये हो गया साइन इनवर्स 0, साइन 0। नहीं, ये तो नहीं आ रहा, फिर से नहीं आ रहा। तो आप इन पॉइंटों से चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है। तो ये कॉस इनवर्स का है। दोबारा से देख लो, x की वैल्यू 0 लगाई, अब cos 0 कब होता है? 90 पे, तो π/2, y की वैल्यू 90, इसका मतलब ये cos इनवर्स x का ग्राफ था। चलिए बच्चा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। पैराबोला कौन सा होगा भाई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि पैराबोला कौन सा होगा। इसका बहुत आसान तरीका है, स्क्वायर हटाओगे तो वहां प्लस माइनस आएगा, रूट आएगा और प्लस माइनस आएगा, यानी एक्स पॉजिटिव भी और एक्स नेगेटिव भी। एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव तभी हो सकता है जब पैराबोला अपवर्ड होगा। यहां पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, यहां नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। और y इक्वल टू 4, मान लो y इज इक्वल टू 4, ये यानी कि इन दोनों के बीच में तो यही एरिया आ रहा है, इसका मतलब एरिया निकालना है। तो देखो, y इज इक्वल टू 4, हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता, हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता, यहाँ भी y इज इक्वल टू 4 है। तो हम क्या करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लेते हैं या वर्टिकल स्टेप ले लेते हैं। एरिया का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लेते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्टेप होगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप लूंगा तो मैं लिमिट लूंगा y में, और अगर मैं वर्टिकल स्टेप लूंगा तो मैं लिमिट लूंगा x में। अगर मैं वर्टिकल स्टेप लूंगा तो मैं लिमिट लूंगा x में। तो अगर मैं वर्टिकल स्टेप लेता हूं तो मेरी लिमिट आएगी 0 टू x, और ये देखो ये सिमेट्री है फिगर में, तो मैं एक का एरिया निकालूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले ही मैंने क्या किया, 2 टाइम्स 0 टू, अब 0 टू 4 लिया तो समझ जाना मैंने y लिया है, और अगर मैं 0 टू x लेता तो फिर मैं x में फंक्शन लेता। अब 0 टू 4 लिया है, तो लिमिट जब मेरी y में है तो फंक्शन भी जो यहां लिखूंगा मैं वो y में लिखूंगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4y। ये मेरा फंक्शन आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन किसका लगाऊंगा, dy, क्योंकि मैं स्टेप कौन सी ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वाली, जो y एक्सिस पे आ रही है। चलिए, 4 का रूट कितना होता है, 2, डबल क्यों किया है, एक का निकाला दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ गया, इसलिए मैंने डबल कर दिया। सिमेट्री है ना फिगर में, तो 2 इंटू, ठीक है, ये हो गया √y, यानी y की पावर 1/2 इंटू dy, 0 टू 4, 2 टू द 4, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2, नीचे भी 3/2, भाई यही तो होता है 4 से 0, ऊपर आ गया y की पावर 3/2
की पावर 4 जीरो, कांस्टेंट बाहर ले लूं क्योंकि ये तो पावर नहीं है, लिमिट है, 2/3, तो आंसर है 8/3। y की वैल्यू लगा दूंगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो मेरा आंसर आ गया 8/3। 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 की पावर 2, 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 3 हो गया माइनस 0। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 8 जा 64/3। ये आपका एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, यानी स्ट्रिप की जो एक एज है वो y एक्सिस पे आ रही है, तो लिमिट भी आप y एक्सिस में लेंगे और फंक्शन भी आप y एक्सिस का लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर, 64/3 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला पहले पढ़ लीजिए। कभी भी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बोला जाए तो होता है ए की पावर एन, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, और एन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, तो आप बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, एन का ऑर्डर कितना है? 3। बस अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे निकलेगा। 0 1 2, 0 1 -1 है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0 लगाया, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, यानी पहला कॉलम पहली रो छोड़ी पहला कॉलम छोड़ा, जो एलिमेंट बचे उन्हें मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस का, 3 इंटू 1 3 माइनस का, बीच में लगेगा -1, बीच वाला छोड़ा टॉप रो छोड़ी, -2 0, -2 -0, प्लस प्लस होता है, ये माइनस है तो -1, 3 1 जा 3, 0 2 जा 0, बस सॉल्व कर लिया। ये तो 0 ही देगा, ये क्या देगा? -2 -1 3 देगा, नहीं 2 देगा, माइनस माइनस प्लस 2, ये होगा -3। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? -1। अगर डिटर्मिनेंट -1 आ गया, वैल्यू डाल दो, -1 की पावर 3, आंसर आ गया -1। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4b, 4a का होल इनवर्स निकालना है। तो इसको लेते हैं 4a का होल इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया? 4 का इनवर्स a का इनवर्स, तो 4 का इनवर्स तो 1/4 हो गया, और a के इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 1/4b, a के इनवर्स की वैल्यू 1/4b गिवन है, तो 4 4 जा कितना हो गया? 16। दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी b/16। जो आंसर आया वो क्या आया? b/16। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। x का ऑर्डर दिया हुआ है, y का ऑर्डर दिया हुआ है, एक्स वाई प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं y में। देखो y में नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से y मैट्रिक्स के रो और कॉलम दोनों पता चल जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। देखिए कैसे, x और y का प्रोडक्ट क्या है? डिफाइंड है, कितना? 2 × 5। अब ये कैसे आया है? जब आपने x और y को मल्टीप्लाई किया है, x का कितना था? 2 × 3 मल्टीप्लाई, y का कितना था? m × n। अब इसका मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम और इसकी रो दोनों आपस में इक्वल हो, यानी m की वैल्यू 3 आ गई, वो क्या आएगा? 2n। 2n अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर पॉसिबल था वो 2 × n का था, और मैंने जैसे ही कंपेयर किया तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने y में, नंबर ऑफ एलिमेंट y में, तो आप देख लो m × n है, m कितना है? 3,
एन कितना है 5, 5 3 जा 15। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, y इक्वल्स टू एफ 1/x दिया हुआ है, एफ डैश एक्स भी दिया हुआ है, एक्स क्यूब के बराबर, dy बाई dx निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव किया dy बाई dx, इसका किया एफ डैश 1/x, और डेरिवेटिव में क्या होता है, चेन रूल लगता है, तो अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1/x², भाई 1/x है ना, तो x की पावर -1 हो गया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1, x की पावर -2, वही तो है ये -1/x²। तो ये आप याद कर लो, एक तो 1/x का डेरिवेटिव याद कर लो, जिसका डायरेक्ट आंसर ये होता है -1/x²। चलिए अब डी बाई dx, अब f डैश 1/x और ये हो गया इंटू -1/x², एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे निकालनी है। तो अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि अगर f डैश x दिया हुआ है तो ये कितना है x³, तो अगर मैं अपने फंक्शन को देखूं, मुझे गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे गिवन है f डैश x किसके बराबर, x³ के बराबर। तो मैं अगर x की जगह 1/x लगाता हूं तो x³ की जगह भी तो 1/x³ आ जाएगा, बस फंक्शन तैयार हो गया मेरा डेरिवेटिव वाला। कितना आ गया, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या आ गया 1/x³ माइनस 1/x², बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा -1/x³ इंटू x⁵, विच इज -1/x⁵। बस अब क्या करना है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2, तो 1/2 डाल दो, dy बाई dx 1/2, 1/2 की पावर 5, तो कितना आंसर आ गया -32, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा -32। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिए, डेरिवेटिव निकालना है। देखिए चेन रूल लगेगा, एक फंक्शन लॉग का है, एक रूट का है, एक ट्रिग्नोमेट्री का है, एक दोबारा से रूट का है। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो जो भी लॉग के साथ होगा वो रूट में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा मैंने x मान लिया, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स का करेंगे, अंडर रूट एक्स मतलब ये वाला रूट, और इसको पूरे को मैं x मान रहा हूं, तो रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 फिर से इसको लिख दिया। अब अंदर वाले का करेंगे सीकेंड एक्स का, सीकेंड एक्स का होता है सीकेंड एक्स 10x, फिर अंदर वाले का करेंगे रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए जी, डी वाई डी एक्स, 2 2 जा 4, रूट इंटू रूट क्या आ जाएगा सीकेंड रूट एक्स इंटू सीकेंड रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, सीकेंड रूट एक्स से सीकेंड रूट एक्स कैंसिल हो गया, 1/4 10 रूट एक्स इंटू 2 तो मैं पहले ही ले चुका हूं, तो यहां से 2 हट जाएगा, 1/√x। बस वैल्यू कितनी डालनी है π²/16, x की वैल्यू डालनी है π²/16, तो π²/16 इंटू 1/√, π²/16, रूट से जैसे ही बाहर आएगी π²/16, आंसर आ गया π/4 इंटू 16 का रूट बाहर आया 4, π² का रूट कटा पाई आ गया, तो 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर आया 1/4 इंटू 4/π, 4 से 4 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर इज पाई। नोट कर लीजिए, डिनोमिनेटर में है पाई तो फाइनल आंसर 1/π, डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में पाई है, फाइनल आंसर 1/π।
क्वेश्चन नंबर 24, x इजिकल टू 3 cos थीटा, y इजिकल टू 5 sin थीटा, आपको निकालना है dy बाय dx। पैरामेट्रिक फॉर्म का एग्जांपल है, पहले x को डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है sin थीटा, वो भी नेगेटिव का, याद कर लेना dy बाय dx। cos थीटा का अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो वो sin थीटा होता है नेगेटिव में। ऐसे ही dy बाय डी थीटा निकाला, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। अब आपको निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx कैसे आएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा, 5 cos थीटा अपॉन में माइनस का 3 sin थीटा। फाइनल आंसर आ गया माइनस का 5/3 cot थीटा, क्योंकि cos अपॉन में sin क्या होता है cot थीटा। ये जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ सारी आप याद भी करते जाइए, साथ में फॉर्मूले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, आज के लिए क्वेश्चन लास्ट होगा। इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या इन्फ्लेक्शन। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव किया 3x², डबल डेरिवेटिव किया 6x, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालेंगे तो आंसर आ रहा है 0। तो ये ना तो मैक्सिमा बता रहा है ना ये मिनिमा बता रहा है, तो ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब आपका ना तो मैक्सिमा बताता है ना मिनिमा बताता है, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नोट कर लीजिए।